देखिए, मैं आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। वह है बाल्कन समस्या, पूर्वी समस्या। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहा जाता है कि यूरोप में बहुत कम ऐसे राजनीतिक नेता थे जिनको बाल्कन समस्या का ज्ञान था। बाल्कन समस्या, बाल्कन शब्द है जो पूर्वी यूरोप, आप जानते हो कि बाल्कन शब्द का ओरिजिन कैसे है, और एक फ्रेज ही चल निकला है बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन का मतलब है कोई क्षेत्र का छोटे छोटे टुकड़ों में जब बंटने की बात होती है या कोई भी क्षेत्र का फ्रेगमेंटेशन होता है। जैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय जो माउंटबेटन की पहली योजना आई थी उसको प्लान बाल्कन का नाम दिया जाता था, क्योंकि माउंटबेटन ने कुछ उसी तरह की योजना रखी थी और उसको डिक्की वर्ड प्लान भी बोलते थे। तो बाल्कन शब्द या बाल्कनाइजेशन शब्द उस समय से मुहावरे के लिए चल निकला है। तो मैं पहले आपको बाल्कन या पूर्वी समस्या समझा देता हूं, फिर नोट डाउन करवा दूंगा। एक बार पहले आप समझ लें, फिर नोट डाउन करना, फिर घर पर जाकर 2 बार रिवाइज करना, तुमको याद ही हो जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है। हालांकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड समस्या है कि यूरोप के बहुत कम राजनीतिक नेता इस बाल्कन समस्या को समझ पाते थे। बिस्मार्क तो इसको इस पर विचार नहीं करना चाहता था। वो कहता था कि बाल्कन समस्या महत्वहीन है, लेकिन इसने चूंकि 2 वर्ल्ड वॉर्स को जन्म दिया तो इसको जानना आवश्यक है। देखो कौन कौन से फैक्टर इसमें काम कर रहे हैं। एक है ऑटोमन साम्राज्य, जो टर्की है, उसका ओरिजिनल नेम है ऑटोमन साम्राज्य, जो मुस्लिम विश्व का प्रधान है। यह वही टर्की है जिसको मैंने 1453 में आपको कुस्तुनतुनिया के पतन में बताया था कि इट वॉज अ जाइंट पावर एंड इट बिकेम अ बिग थ्रेट टू यूरोप। मतलब यूरोप के जो क्रिश्चियन कंट्री है उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट बना था यही टर्की या ऑटोमन साम्राज्य। लेकिन एक समय था कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रक्षा की थी इसके प्रसार से। लेकिन जिस तरह से दुनिया के सारे साम्राज्यों का पतन 18वीं सेंचुरी तक हुआ, जिसमें पुराने साम्राज्य, विशेषकर मुस्लिम साम्राज्य जैसे भारत में मुगल साम्राज्य, ईरान में सफावी साम्राज्य, चाइना में मुस्लिम साम्राज्य नहीं था लेकिन एक पुराना साम्राज्य था मंचू साम्राज्य, और उधर पूर्वी यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य, सभी का पतन हो गया था। और 19वीं सदी के आरंभ तक ऑटोमन साम्राज्य यूरोप का मरीज हो गया। इट वॉज कॉल्ड सिक मैन ऑफ यूरोप। यह भी इतिहास की विडंबना है कि ऑटोमन इंपायर को सिक मैन ऑफ यूरोप, यूरोप का मरीज कहा जाता था, बीमार व्यक्ति, और चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, सिक मैन ऑफ एशिया। तो ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो चुका था, मरीज हो चुका था, लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा, कह सकते हो बहुत ज्यादा रियल एस्टेट था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ा क्षेत्र था। पूर्वी अरब का बहुत बड़ा भूभाग था, पश्चिम एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में जो क्षेत्र था उसको तो लॉस्ट कर चुका था, लेकिन लॉस्ट करने के बावजूद भी अभी इसका बहुत बड़ा एम्पायर था। तुम लोग अगर ग्रामीण बोध अगर तुम्हें हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति संतानहीन हो जाता है तो उसके सारे पड़ोसियों की आंखें चमकने लगती है कि मैं आगे वाले प्लॉट को सीधा कर लूंगा तो पीछे वाले प्लॉट को सीधा कर लूंगा। कोई ये सोचते हैं कि मैं उसके अग्रभाग दरवाजे के आगे की जमीन ले लूंगा, कोई पिछवाड़े की जमीन ले लूंगा, कोई मैं उसके इस प्लॉट को लिखवा लूंगा। मतलब सबकी आंखें चमकने लगती है और तरह तरह से उसे प्रलोभन और दबाव देने लगते हैं। ऑटोमन साम्राज्य की स्थिति वही होने वाली है। पहले तो यूरोपीय देश 1815 तक, जब तक नेपोलियन बोनापार्ट का युद्ध चलता रहा, तब तक तो यूरोपीय देश नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में उलझे रहे, उनका ध्यान नहीं गया। जब वाटरलू के बैटल में जब नेपोलियन की हार हुई और जब उससे वे मुक्त हुए, तब उनका ध्यान ऑटोमन साम्राज्य की तरफ गया। अब ऑटोमन साम्राज्य में इमीडिएट 2 समस्याएं आई। एक, जो फ्रांस की क्रांति से जो निकली हुई राष्ट्रवाद की भावना थी, जिसने हैब्सबर्ग साम्राज्य और रूसी साम्राज्य को भी चुनौती दी थी, वो सबसे पहले ऑटोमन साम्राज्य को चुनौती दी। क्योंकि जो अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग थे, बल्गान थे, स्लाव थे, चेक थे, मग्यार थे, वो सब अपने अपने को अलग अलग राष्ट्र का समझने लगे। तो अब उसके सामने समस्या है कि वह राष्ट्रवाद के दबाव में टूटे नहीं, लेकिन चलो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी वो उतना सक्षम है कि वो अपने आप को बचा सकता है। उसमें एक एडिशनल बात जुड़ गई कि उसकी जो पूर्वी यूरोप की उसकी जो प्रजा है, वो प्रजा उसकी संप्रदाय की नहीं। बाकी देशों में तो कम से कम है
उसके संप्रदाय की है, सभी क्रिश्चियन है, सरकार भी क्रिश्चियन है, प्रजा भी क्रिश्चियन है। यहां शासक मुस्लिम खलीफा है और बहुसंख्यक प्रजा जो पूर्वी अरब की है वो ईसाई। तो धार्मिक विभाजन है, तो अलगाववाद की भावना तेजी से आई। फिर अगर बात इतनी ही तक रह जाती तो भी गनीमत थी। ऑटोमन साम्राज्य का जो सेंट्रल गवर्नमेंट था किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करता, और हुआ जैसे यूनान का विद्रोह हुआ तो दबाने की पूरी कोशिश की। जहां भी विद्रोह हुआ, जैसे आप देखोगे कई जगहों पर हुआ, जैसे सर्बिया में हुआ, तो हालांकि सर्बिया तो प्रैक्टिकली आजाद 1804 में ही हो गया। ये सब बाल्कन चलते पूर्वी अरब के जो उसकी प्रजा थी, लेकिन बोस्निया हर्जेगोविना में हुआ तो उसे भी दबाने के पक्ष में था। इस प्रकार से तुम देखते हो कि वह उसके दबाने के पक्ष में था, ऐसा नहीं था, और सक्षम भी था। लेकिन अब बात यह हो जाती कि वह तो एक मुस्लिम शासक था, और जो प्रजा विद्रोह करते वह प्रजा ईसाई होती। और जब तुम अपनी स्मृति पर बल दो कि जिस समय उसकी ईसाई प्रजा विद्रोह करके एक अलग राष्ट्र की मांग करती, उस समय कंसर्ट ऑफ यूरोप के नेता प्रिंस मेटरनी की क्या प्रतिक्रिया होती होगी? क्या होती होगी? दबा दिया जाए, क्योंकि वो जानता था कि जब वैद्य राजवंश की परंपरा को हम नहीं मानेंगे तो खरबूजे को देख कर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। आज वहां विद्रोह होगा, टूटन होगा, कल को वो हमारे दरवाजे पर आ जाए। लेकिन उसकी केवल अकेला चाहने से क्या होगा? कभी रूस का शासक जार अलेक्जेंडर प्रथम एकदम प्रचंड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ईसाई बन जाता था। कभी ब्रिटेन की जनता आंदोलन करने, दबाव डालने लगती थी अपनी सरकार पर कि आप क्रिश्चियन पॉपुलेशन को बचाइए, आप ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचार से। तो यूरोपीय शक्तियां बीच बीच में हस्तक्षेप कर देती और क्षेत्र स्वतंत्र होता चला जाता। जैसे 1821 की बात है, यूनान का विद्रोह हुआ तो यूनान के विद्रोह को दबाने में वो सक्षम था, क्योंकि उसने अपना एक मिस्र स्थित गवर्नर था, आगे उससे आपके परिचय होगा आगे के टॉपिक में। उसका नाम मोहम्मद अली था। तो मोहम्मद अली, उसका मेहमत अली भी दूसरा नाम है, उसको उसने डिप्यूट किया कि देखिए आप यूनान के विद्रोह को दबा दीजिए, बदले में हम आपको सीरिया, अंकारा और दमिश्क का क्षेत्र दे देंगे। और उसने अपने बेटे इब्राहिम पाशा को यूनान का विद्रोह दबाने भेजा भी था, और इब्राहिम पाशा ने उसको दबाने में बहुत ज्यादा क्रूरता दिखानी शुरू कर दी। यूनान में हाय तौबा मच गया। बस तुरंत ब्रिटेन की जनता ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि हमारे ईसाई भाई मर रहे हैं और आप मूक दर्शक बने हुए, आप कुछ करिए। और फिर ब्रिटेन की सरकार ने हस्तक्षेप किया और 1832 में लंदन और कुस्तुनतुनिया की संधि के आधार पर यूनान को स्वतंत्रता मिली। एक दूसरा फैक्टर, तो मतलब यह हुआ 2-3 चीजें। पहला, बाल्कन समस्या का कारण फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न राष्ट्रवाद की अवधारणा, बहुभाषा भाषी बहुनस्लीय साम्राज्य के लिए खतरा, ऑटोमन साम्राज्य में शासक और पूर्वी अरब की प्रजा के बीच धार्मिक विभाजन, अलगाववाद का खतरा, और तीसरा यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप। लेकिन अगर बात केवल यूरोपीय शक्तियों के हस्तक्षेप तक रहती तो भी माय स्टूडेंट्स, आई हैव टू कन्विंस यू कि हम इसको बाल्कन क्वेश्चन या वर्ल्ड वॉर का कारण नहीं मानते। टूटता रहता टर्की। अब दिक्कत इसमें यह थी, यूरोपीय शक्तियां तो हस्तक्षेप करती थी, लेकिन यूरोपीय शक्तियों के हित अलग अलग थे। अब इसको तुम्हें समझना है। आर यू मेंटली अलर्ट? चलिए सबसे पहले रूस को देखते हैं। रूस का हित क्या है? रूस इसका पड़ोसी देश है। आज भी आप देखते हो कि एर्दोआन के साथ जो व्लादिमीर पुतिन का संबंध है, ये इतना ऐतिहासिक संबंध है कि टर्की अपनी स्मृति में याद करे तो रूस से उसकी कभी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि रूस के हाथों जितना पीटा गया है शायद किसी और दूसरे कंट्री के हाथों नहीं पीटा गया है। रूस उसका पड़ोसी देश है। रूस का कहीं बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। रूस की अफ्रीका में भी आपको ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखेगी कहीं। रूस ने तो केवल एक तो अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, और फिर भी वो संतुष्ट नहीं। वो चाहता है, उसकी 2 योजना है ऑटोमन साम्राज्य में। दीर्घकालीन योजना है कि ऑटोमन साम्राज्य को विभाजित करके बांट लो और आधा भाग खुद ले लो, आधे में बाकी शक्तियों को लेने दो। ये दूरगामी योजना है। तात्कालिक योजना क्या है कि जब तक वह योजना पूरी नहीं होती तब तक यहां पर 2 जलडमरू मध्य है। इसका नाम भी यहां नजर डालिए, ये मैप में आपको दे दूंगा। यह है बॉस्फोरस और यह है डार्डेनल्स। ओके, यह है रशिया, यह है टर्की, और यहां से भूमध्य सागर का रास्ता खुलता है। तो ये जिस समय आप कह सकते हो कि अब यहां से रूस को अगर
भूमध्य सागर में आना है काला सागर से, तो उसको इन दोनों में से कोई इन जल डमरू मध्य पर नियंत्रण होना चाहिए, तो वह इस रास्ते आ सकता है या इस रास्ते भूमध्य सागर में आ सकता है, क्योंकि रूस कैद है काला सागर में। काला सागर से भूमध्य सागर में आने का एंट्रेंस है नहीं। ओके, तो ये बहुत मुश्किल है। तो रूस के लिए एक समस्या यह थी पूर्वी में। दूसरी समस्या जो ब्रिटेन से अगर इतिहास में सबसे अधिक घृणा किसी दो कंट्रीज के बीच रही तो रूस और ब्रिटेन। कायदे के हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दोनों को अलग अलग होकर लड़ना चाहिए था एक दूसरे के विपक्ष में, लेकिन यह भी इतिहास की विडंबना है कि दोनों मित्र राष्ट्र के रूप में लड़े। जो आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखोगे तब तक परिस्थितियां बदल गई। तो एक तो यह है, दूसरा है कि उसके पास जल की निकासी तो लैंड लॉक्ड है, अगर खुलेगा भी उधर तो बाद में बेचा है, अभी तो नहीं बेचा है वो अलास्का, तो उधर खुल सकता है, लेकिन वो तो बहुत दूर हुआ, वो तो प्रशांत में खुलेगा। लेकिन इधर तो भूमध्य सागर में यहीं पर वो खुल सकता था। या फिर उसके पास दूसरा रूट यह हुआ करता था कि सोचता कि अफगानिस्तान में घुसूं, इसको इनक्रोच करूं और अफगानिस्तान से अरब सागर में उतर जाऊं। और अगर वो अरब सागर में उतरता है या भूमध्य सागर में उतरता है तो सबसे ज्यादा खतरा ब्रिटेन को है, क्योंकि ब्रिटेन का जाने का रास्ता पूर्वी साम्राज्य इंडिया के लिए यही है। तो ब्रिटेन को लगता है कि अगर यह शैतान काला सागर से भूमध्य सागर में उतर गया तो फिर तो ये तबाही मचा देगा, वे रास्ते को ही बंद कर दे, और मेरी जो ब्रिटिश क्राउन का सबसे कीमती आभूषण है भारत, वो खतरे में पड़ जाएगा। और ये भारत में घुसने का तमाम प्रयास कर रहा है। इसलिए रूस के अगेंस्ट में खड़ा है ब्रिटेन। उसका दूरगामी योजना जो टर्की को बांटने की है उसको ब्रिटेन रोक रहा है। ब्रिटेन का कहना है कि नहीं, ऑटोमन साम्राज्य रहेगा, क्योंकि अगर ऑटोमन साम्राज्य टूटा तो यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाए। और मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है, आपको याद होगा कि शक्ति संतुलन के मामले में ब्रिटेन की स्थिति यह है कि अगर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रात में सो भी रहा होगा तो चौंक कर उठ जाता होगा, उसकी नींद टूट जाती होगी कि अरे यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ जाए। तो यह जब आप देखते हो तो ब्रिटेन की चिंता है कि एक तो ऑटोमन साम्राज्य बटे नहीं, दूसरा यह शैतान कंट्री किसी भी कीमत पर काला सागर से भूमध्य सागर में उतरे नहीं। तो इसका यह उद्देश्य है। अब देखो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, मैंने आपको कहा था कि एक समय था कि ऑस्ट्रिया और रशिया के बीच बहुत लव लॉस था, दोनों के बीच बहुत गहरे प्यार थे। यह आपने 1840 आपने क्रीमियन वॉर से पहले देखा था। अब देखिए समस्या क्या है। समस्या आपको एक छोटा सा दूसरा मैप में आपको दिखाता हूं। अब तो ये यूगोस्लाविया बन चुका है। आपको मैं एक दूसरा कंट्री दिखाता हूं। देखिए ये है सर्बिया। ओके, ये सर्बिया कंट्री है। तो ये सर्बिया एक्चुअली जो ऑटोमन साम्राज्य टूट रहा है। जैसे पहले 1832 में यूनान टूटकर हटा, उसमें ग्रीक जनसंख्या थी। 1859 में जो रूम जनसंख्या थी वो रूम जनसंख्या ने विद्रोह किया, फिर रशिया ने उसमें हस्तक्षेप कर दिया और स्वतंत्र रोमानिया बन गया। तो टूट ही रहा है। उसके बाद टूटन की प्रक्रिया आगे चल रही है। जो 1977-78 की बात है कि जो बोस्निया और हर्जेगोविना है, बोस्निया हर्जेगोविना ने विद्रोह किया। तो बोस्निया हर्जेगोविना ने विद्रोह किया और दोनों में स्लाव जनसंख्या थी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हल्का। बाल्कन समस्या कहते हैं कि यूरोप में 2.5 लोग ही जानते थे और आप लोग इतने लोगों को जनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो रियली इट इज ए चैलेंजिंग। लेकिन आप लोग मेंटली अलर्ट रहिए, कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं नोट डाउन करवा दूंगा, 2 बार 3 बार आप मेरे नोट्स को पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाए। तो अब क्या है कि इधर जो 2 जगह है, एक का नाम है बोस्निया, दूसरे का नाम है हर्जेगोविना। ये जो क्षेत्र देख रहे हो ना आप, यही है बोस्निया हर्जेगोविना। ये तुर्की के अधीन था। इसने विद्रोह किया, यहां स्लाव जनसंख्या थी। और इधर एक गेम चल रहा है। वो गेम ये है कि रशिया है स्लाव पॉपुलेटेड कंट्री। रशिया में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव रेस का है। आज भी तुम रूसी गणतंत्र देखते हो वहां पर स्लाव रेस की बहुलता है। तो सोवियत रूस का विघटन के बाद भी अभी भी रूसी गणतंत्र स्लाव देखते हो। एक
सोवियत रूस का आप देखते ही हो कि 2/3 पार्ट आज भी लेकर वो बैठा हुआ है। तो इतने बड़े इंपायर को, रशियन इंपायर, उसमें स्लाव पॉपुलेटेड रीजन है। और सर्बिया का जो गठन हुआ है वो सर्बिया भी स्लाव जनसंख्या के आधार पर गठित राष्ट्र है। तो रूस ने सर्बिया को शिष्य बना लिया और सर्बिया को पुश किया कि तुम एक काम करो, तुम एक सर्व स्लाववादी आंदोलन चलाओ, ऑल स्लाव मूवमेंट, नारा दो कि इस बाल्कन क्षेत्र में जितनी भी स्लाव जनसंख्या है उसको मिलाकर हम एक बृहद स्लाव राष्ट्र बनाएंगे। समझ रहे हो? तो बृहद स्लाव राष्ट्र बनाएंगे। और यहां पर रूस का गेम प्लान यह है कि इस तरह का कोई राष्ट्र अगर सर्बिया के नेतृत्व में बन गया तो हम उसको अपना पिछलगू राष्ट्र बना के अपने उंगली पर नचाएंगे और जैसा यूरोप में चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जो अक्षीय स्लाववादी सर्व स्लाववादी आंदोलन का नारा देता था तो कुछ उसी तरह की बात थी कि आधी स्लाव जनसंख्या लगभग ऑटोमन साम्राज्य में थी और आधी स्लाव जनसंख्या ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य में थी। तो अब इसे लग रहा है, हैब्सबर्ग साम्राज्य को यानी ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को लग रहा है कि अगर टूटेगा तो अकेला ऑटोमन साम्राज्य नहीं टूटेगा, हम भी टूटेंगे, हम भी जाएंगे। कुछ उसी तरह की बात है कि आपका घर शीशे का हो और कुछ नटखट बच्चे वहां क्रिकेट का पिच बना रहे हो आपके घर के बगल में, तो आपको लगेगा कि एक भी इनका सिक्सर हमारे खिड़की, हमारे दरवाजे को तोड़कर चकनाचूर कर सकता है। वही हाल पड़ा हुआ है हैब्सबर्ग साम्राज्य को। इसलिए मैं स्टूडेंट्स हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि जब जब सर्वस्लाववादी आंदोलन सर्बिया छेड़ता, हैब्सबर्ग साम्राज्य डर जाता और धीरे इसी मुद्दे पर हैब्सबर्ग साम्राज्य यानी ऑस्ट्रिया और रूस के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रूस मुस्कुरा रहा था कि बच्चों तुम भी डैमेज होगे, अकेला टर्की नहीं जाएगा। यह भी समझ रहा था इसका गेम प्लान कि प्रत्यक्ष निशाना तो टर्की है और अप्रत्यक्ष निशाना हम है। इसलिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी हैब्सबर्ग साम्राज्य को कि सर्बिया को दबाकर रखना है, सर्बिया को बहुत ज्यादा प्रबल नहीं होने देना है। और सर्बिया का चूंकि बॉस रूस था इसलिए सर्बिया उसके बल पर कूद रहा था कि अगर आप मुझे कोई डिस्टर्ब करोगे तो मैं अपने बॉस को बुला लूंगा जो रशिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बाल्कन समस्या कॉम्प्लिकेट करती चली जा रही है, क्षेत्र पर क्षेत्र टूट रहे हैं। उसी में घटना यह हुई, ये जगह जो बोस्निया हर्जेगोविना हो, बोस्निया हर्जेगोविना में एक विद्रोह हुआ। वो स्लाव पॉपुलेटेड रीजन था, वहां स्लाव जनसंख्या थी और भड़काने का काम सर्बिया ने किया। मेंटली अलर्ट हो ना, सर्बिया ने भड़काया। जब वह विद्रोह भड़का तो तुर्की ने अपनी सेना भेज दी और बोस्निया हर्जेगोविना में दमन शुरू किया। जब दमन शुरू हुआ तो रूस का तो दूसरा कोई काम नहीं है, बाकी यूरोपीय शक्तियां तो एंगेज्ड है। ब्रिटेन तो आप जानते हो सामुद्रिक व्यापार में व्यस्त होता था, उसके पास उतनी फुर्सत होती नहीं थी, मजबूरी में उसको यूरोपीय राजनीति में कूदना पड़ता था। तो रूस का तो एक ही काम था, टकटकी लगाए हमेशा ऑटोमन साम्राज्य को देखता रहता था वहां क्या गतिविधि चल रही है। तो जब देख रहा है कि बोस्निया हर्जेगोविना में दमन चल रहा है तो उसी में रूस का थोड़ी सी रूस को उत्साह हुआ कि चलो यही मौका है, क्योंकि उसने तो सर्बिया को भड़काया था कि विद्रोह भड़काओ। और तब उसने बड़े प्यार से ब्रिटेन को निमंत्रण देता है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिज़रायली को, कि आइए हम और आप मिलकर तुर्की को मजा चखाते हैं, क्योंकि वह क्रिश्चियन जनसंख्या को दबा रहा है बोस्निया हर्जेगोविना। तो डिज़रायली ने देखा, उसको लगा ये फिर शैतान की नीयत खराब हो रही। डिज़रायली ने कहा कि नहीं, इस पर आक्रमण करने, इन्वेजन करने की जरूरत नहीं है, हम अल्टीमेटम दे देते हैं। वो अल्टीमेटम ऑटोमन साम्राज्य मान जाए। बस ब्रिटेन ने अल्टीमेटम दिया कि देखिए बोस्निया और हर्जेगोविना की जो स्लाव जनसंख्या है उसके साथ न्याय मिले, उसके साथ कोई गलती ना हो। यह कहकर वो चला गया अपने ट्रेड में। रूस को लगा कि मैंने भी तो खाना पूर्ति कर ही दी, महाशय से पूछ ही लिया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया, चलो अब मैं अकेला देखता हूं। रशिया ने इन्वाइट कर दिया ऑटोमन साम्राज्य पर इसी मुद्दे पर कि आप बोस्निया हर्जेगोविना को क्यों दबा रहे हो। ऑटोमन साम्राज्य उसके सामने टिक नहीं सका। क्रीमिया का युद्ध में तो उसमें दो शक्तियां और भी रही थी, आपको याद है, इस बार तो अकेला पड़ा हुआ है। ऑटोमन साम्राज्य नहीं टिक सका, ऑटोमन साम्राज्य उसके सामने झुक गया। तो उसने ऑटोमन साम्राज्य पर 1877 में सेंट स्टीफेनो की संधि थोप दी। सेंट स्टीफेनो की संधि, और सेंट स्टीफेनो की संधि में उसने प्रावधान लाया बड़े प्यार से। कई प्रावधान थे, उतने प्रावधान कहूंगा आपको याद नहीं रहेगा। जैसे पूरे बुल्गारिया को मिला के एक बल्गान, एक ग्रेटर बुल्गारिया का निर्माण किया, जितना
ये बुल्गारिया देख रहे हो, तो ये पूरे बल्गान जनसंख्या को मिलाकर उसने एक ग्रेटर बुल्गारिया का प्रावधान रखा, नंबर 1। और भी कई छोटे छोटे प्रावधान थे, उस पर आपको नजरअंदाज कर दीजिए। सबसे दिलचस्प बात हुई कि उसने ऑटोमन साम्राज्य से अधिकार ले लिया कि देखिए काला सागर में, जो मैं अभी आपको दिखाया था, उसने डार्डेनस और बॉस्फोरस बंदरगाह पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और उस सेंट स्टीफेनो की संधि में एक प्रावधान लाया कि काला सागर में अब केवल रूसी जहाज ही जा सकता है, घूम सकता है। इसमें कोई यूरोपीय शक्ति का जहाज काला सागर में नहीं आ सकता। और डार्डेनस और बॉस्फोरस पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर यहां से सीधे भूमध्य सागर का रास्ता खोल लिया। जब ये बात हुई तब डिजरेली का ध्यान गया कि अरे ये तो अनर्थ हो गया। इसने तो सेंट स्टीफेनो की संधि में रूस ने तो बहुत रियायत ले ली तुर्की से, तो गलत है। पर डिजरेली दहाड़ा कहा, नहीं मानेंगे आपकी इस ट्रीटी को, आप इस ट्रीटी को यूरोपीय कांग्रेस को अविलंब रखिए, हम इसे सहन नहीं करें। जब डिजरेली ने दहाड़ा तो रूस डर गया, क्योंकि अभी भी वो क्रीमिया की युद्ध की हार को नहीं भूला था। तो कहा रूस ने तो ठीक है, आइए पंचायत। तब वही प्रसिद्ध बर्लिन कांग्रेस का आयोजन 1878, और बर्लिन कांग्रेस को प्रेजाइड किया ओटो वन बिस्मार्क ने। क्यों? क्योंकि अब यूरोप ने एक स्वामिनी को खो दिया था, एक दूसरे स्वामी को प्राप्त कर लिया था। स्वामिनी कौन सी थी? फ्रांस, जो आप जानते हो कि फ्रांस युद्ध हार चुका था, और सेडान के युद्ध के बाद और यूरोपीय राजनीति की धुरी बर्लिन हो गई थी। और बर्लिन की इस ट्रीटी में अध्यक्षता करने वही ओटोमन बिस्मार्क बैठा। कहा जाता है कि वहीं से उग्र राष्ट्रवाद की झलक वहां से मिली। एक टर्म आता है उग्र राष्ट्रवाद के लिए, जिंगोइज्म। तो जिंगोइज्म शब्द की ओरिजिन वही बर्लिन कांग्रेस में हुई, क्योंकि उस समय क्या था कि जब यूरोपीय प्रतिनिधि आए थे उस कांग्रेस में, तो उसमें उनको इंटरटेन करने के लिए एक विशेष प्रकार का ट्यून प्ले किया गया था। जिंग 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 जिंग, मतलब वो है ना, उनके स्वागत में वही जिंग 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 टर्म जो है उसमें जिंगोइज्म कहते हैं। अब जब बिस्मार्क पंचायत की कुर्सी पर बैठा, तो वह आपने जो प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का अलगू चौधरी या जुम्मन शेख की जो आपने न्यायपूर्ण पंचायत देखी होगी, वह करने नहीं बैठा था, वो पावर गेम खेलने बैठा था। उसकी पंचायत न्यूट्रल ब्रोकर नहीं था, वो अपना भविष्य का इक्वेशन बना रहा था। अब एक तरफ उसका क्लाइंट रूस बैठा हुआ था। एक्चुअली बिस्मार्क चाहता था कि हम रूस से भी मित्रता बनाए रखें, उधर वो चाहता था हम वहां हैब्सबर्ग साम्राज्य से मित्रता बनाए रखे। हैब्सबर्ग साम्राज्य से उसकी रुचि इसलिए ज्यादा मिलती थी क्योंकि हैब्सबर्ग साम्राज्य जर्मन बहुल क्षेत्र था और रूस तो स्लाव बहुल था, और ये भी जर्मनी तो जर्मन ही था, तो इनकी बंधुता और का लगाव हैब्सबर्ग से ज्यादा मिलता था। तो अब इसका पहले चाहा कि हम दोनों को साथ साथ लेकर चलें, लेकिन दोनों को साथ साथ लेकर चलने का मतलब है कि आपने अगर कहानी सुनी होगी कि अब दो मेढक को अगर एक तराजू पर तौलोगे, तो जब तक एक मेढक को तराजू के एक पल्ले पर रखोगे और दूसरा मेढक को उठा के दूसरे पल्ले पर, तो दूसरा जम करके भाग जाए। इन दोनों की स्थिति इन दोनों मेढक की तरह थी जो एक तराजू पर नहीं रखा जा सकता था, एक को चुनना था उसको। उधर रूस भी उसकी तरफ देख रहा है पंचायत में, और ब्रिटेन का भी हैब्सबर्ग साम्राज्य के साथ ही खड़ा है, इसको ब्रिटेन को भी ऑर्गेनाइज करना है। तो इसने जो पंचायत की, वह पंचायत का निर्णय में कहते हैं कि भविष्य के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बीज निहित था बर्लिन कांग्रेस में। कैसे, तो मैं बताता हूं। जैसे इसकी पंचायत देखो, ये मैंने अभी अभी आपको बताया है, बोस्निया और हर्जेगोविना ये रीजन बताया है। ये रीजन उसका जो निर्णय हुआ, उसका निर्णय ये हुआ कि जो यह रीजन है, यह रीजन, अब दो ही बात हो सकती थी, या तो आप उस रीजन को स्वतंत्र करवा देते तो भी ठीक था, या आप उसको फिर ऑटोमन साम्राज्य के अधीन स्वायत्त क्षेत्र के रूप में रख देते, ये पंचायत होना चाहिए। औपचारिक रूप में तो रहा ये ऑटोमन साम्राज्य के अधीन, और इसको निकालकर उसने रख दिया हैब्सबर्ग साम्राज्य के संरक्षण। मैंने कहा कि हैब्सबर्ग साम्राज्य के संरक्षण में ये बोस्निया हर्जेगोविना रहेगा, इसको ऑटोमन साम्राज्य से निकाला और रख दिया हैब्सबर्ग साम्राज्य के संरक्षण में बर्लिन कांग्रेस में, यानी
1878 के इस बर्लिन कांग्रेस में और हैब्सबर्ग साम्राज्य के संरक्षण में रखा, पर उसी समय सर्बिया काफी आग बबूला हो गई। सर्बिया को चूंकि दोनों में शत्रुता थी, कहा कि ये क्या पंचायत हुई। रसिया भी अवाक रह गया कि ये क्या हुआ, मतलब या तो आप उसको स्वतंत्र करिए या फिर ऑटोमन साम्राज्य में रहेगा, ये आपने हैब्सबर्ग साम्राज्य के संरक्षण में क्यों रख दिया। और इसने हैब्सबर्ग साम्राज्य को ऑबलाइज करने के लिए ऐसा कर दिया। लेकिन हैब्सबर्ग साम्राज्य के संरक्षण में उसको रहना था, वो हैब्सबर्ग साम्राज्य का पार्ट नहीं था। आगे देखोगे बिस्मार्क जब तक रहा, बिस्मार्क चांसलर के पद पर 1890 तक रहेगा। वो परिस्थितियां भी मैं आपको बताऊंगा। जिस समय बिस्मार्क जाएगा, विलियम कैसर आएगा और विलियम कैसर और भी ज्यादा हैब्सबर्ग साम्राज्य के प्रति झुकाव दिखाएगा और विलियम कैसर के इशारे पर हैब्सबर्ग साम्राज्य 1908 में बोस्निया हर्जेगोविना को अनेक्स करके मिला लेगा अपने हैब्सबर्ग साम्राज्य में। सर्बिया बेचैन हो जाएगा और सर्बिया उसके बीच, सर्बिया सपोर्टेड बाय रसिया हैब्सबर्ग साम्राज्य के अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। जर्मनी हैब्सबर्ग साम्राज्य के मित्र के रूप में खड़ा रहे। 1908 में तनाव काफी बढ़ गया। फिर बर्लिन कांग्रेस का दूसरा जो आपत्तिजनक प्रोविजन था वह था कि बुल्गारिया, कम से कम एक ग्रेटर बुल्गारिया रूस ने बनाकर उसको ऑटोमन साम्राज्य से अलग स्वायत्त क्षेत्र बना दिया था सेन स्टीफेनो की संधि में। वह भी एक प्रगतिशील कदम था। इसने क्या पंचायत की कि बुल्गारिया को इसने दो पार्ट में बांट दिया और मैसिडोनिया 3 पार्ट में, उसमें से एक मैसिडोनिया का क्षेत्र निकाला और मैसिडोनिया का क्षेत्र उसने ऑटोमन साम्राज्य को दे दिया वापस कि मैसिडोनिया आपको वापस है। ओके। और फिर बुल्गारिया में को 2 पार्ट में बांट दिया और तुर्की के अधीन उसका नहीं, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन उसको स्वायत्त क्षेत्र बना दिया, बांटकर 2 पार्ट में। मैसिडोनिया उसको वापस कर दिया। जिस समय मैसिडोनिया वापस किया बस यूनान बेचैन हो। तो यूनान का कहना था भाई मैसिडोनिया हमारा है, आपने उनको क्यों दे दिया, ये हमें दीजिए। इसीलिए तुम देखोगे 2015 या 16 में, आई एम रिकॉलिंग, यूपीएससी के क्वेश्चन में, मेंस के क्वेश्चन में एक प्रश्न पूछा गया है कि बर्लिन कांग्रेस ने तात्कालिक रूप में भले ही समस्या का समाधान कर दिया हो, लेकिन बर्लिन कांग्रेस के प्रावधानों में भविष्य के बड़े बड़े युद्ध छिपे हुए थे। क्यों? क्योंकि 1912-13 में बाल्कन युद्ध हुआ। बाल्कन युद्ध का मुख्य कारण मैसिडोनिया था, क्योंकि यूनान ने उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की और यूनान ने बुल्गारिया, सर्बिया और मोंटेनिग्रो के साथ गठबंधन बनाकर और उसने ऑटोमन साम्राज्य पर हमला कर दिया 1912-13 में, जिसको बाल्कन युद्ध कहते हैं। और यह बाल्कन युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की पीठिका बनी। नंबर टू बोस्निया हर्जेगोविना जिसको हैब्सबर्ग साम्राज्य ने अनेक्स कर लिया था, तो सर्बिया तो क्रोध से उबल रहा था। उसने बोस्निया में और हर्जेगोविना में चुपके उसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित कर दिया कि तुम वहां पर बलवा क्रिएट कर। तो अब हैब्सबर्ग साम्राज्य के लिए समस्या थी कि बोस्निया हर्जेगोविना में कैसे हम लॉ एंड ऑर्डर को बनाकर रखें, ओके। तो इसलिए वो हमेशा उसको वॉच एंड ऑब्जर्व करता था। इसी क्रम में जून 1914 की बात है कि उस समय हैब्सबर्ग साम्राज्य ने निर्णय लिया कि हम अपने राजकुमार आर्चड्यूक फर्डिनेंड को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो के दौरा पर भेजते हैं, ताकि वहां पर थोड़ा सा हमारा प्रभाव बढ़ा रहे। तो वो भेजने लगा, उसी समय सर्बिया थोड़ा सा भयभीत हुआ। सर्बिया को लगा कि जितना हमने रायता वहां फैला दिया है, ये आर्चड्यूक फर्डिनेंड के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो थोड़ी, लेकिन अब तो कुछ किया नहीं जा सकता था। आर्चड्यूक फर्डिनेंड गया, लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी तो आपके कब्जे में नहीं है। जब एक बार बना दिया तो आपके हाथों से आगे निकल गया। वहां पर एक ब्लैक हैंड करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, जिसी समय यहां से राजकुमार अपनी वाइफ के साथ पहुंचा। हालांकि एक बार उसने अटैक 3 या 4 बजे भी किया था उस पर, लेकिन उसके जो गार्ड्स थे, वो गार्ड ने काउंटर फायरिंग करके बचा लिया था इन दोनों। पता नहीं वो आर्चड्यूक फर्डिनेंड को भी मरना था। रात में चुपके से बीवी के साथ फिर परचेजिंग करने निकल गए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे था, असैसिनेट कर दिया।
जहां उसका असैसिनेशन हुआ तो अब तो सीधा हैब्सबर्ग साम्राज्य को चुनौती मिली, और हैब्सबर्ग साम्राज्य भी जानता था कि इसमें डायरेक्ट सर्बिया का हाथ हो या ना हो, अब यही अवसर है कि हम इसी का फायदा उठाकर हम अब सर्बिया को दबा दे। उसका मनोविज्ञान है कि इसी का फायदा उठाकर हम सर्बिया को दबा दे। तुरंत उसने सर्बिया को शर्त रखी कि दोषी व्यक्ति को हाजिर करो, माफी मांगो, और हमारे यहां एक जांच एजेंसी को अपने यहां आने दो, और तुम हर्जाना भरो। 4 शर्तें उसके सामने रख दी। 1-2 शर्तें तो उसने मान भी, लेकिन इस बात पर उसको आपत्ति थी कि आप सुरक्षा जांच के लिए हमारे यहां हमारी संप्रभुता है, आप अपनी एजेंसी को भेज रहे हो और माफी मांगने के लिए बोल रहे हो, इसमें तो हमारा कोई डायरेक्ट हाथ है नहीं और हम इसमें है नहीं। इसी मुद्दे पर वो अब सर्बिया पर जिस समय ऑस्ट्रिया ने उसको चेतावनी दी, नहीं तो आप सिचुएशन को भोगने के लिए तैयार रहो, तब उसने अपने बॉस की तरफ देखा, रशिया की तरफ। मतलब बॉस क्या बोल रहे हैं आप? मैंने उसको कहना ये, मैंने उसका मानना ये था कि अभी तक तो हमने आपके शागिर्द के रूप में काम किया है, हमारे गले में कस रहा है। अब ऑस्ट्रिया का मनोविज्ञान यह है कि यही अवसर है, सर्बिया को दबा दो, ये बहुत परेशान कर रखा है सर्वसलावादी आंदोलन। जर्मनी का मनोविज्ञान यह है कि जो एक ट्रीटी की थी, जो बिस्मार्क के समय हुई थी, इसमें 3 देश शामिल हुए थे ट्रीटी सिस्टम में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। तो जर्मनी को लगता था कि इटली हमारा रिलायबल पार्टनर नहीं है, किसी समय धोखा देगा, युद्ध में हमारे साथ ये खड़ा नहीं रहेगा। हुआ भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली साथ नहीं गया जर्मनी की। तो एक रिलायबल पार्टनर हमारा है हैब्सबर्ग साम्राज्य। सर्बिया की गतिविधियों के कारण अगर वो टूट गया तो हम इस पार्टनर को भी खो देंगे। इसलिए बेहतर है कि हम इसके हाथ मजबूत करके इसके हाथ से हम सर्बिया को दबा दें, क्योंकि अगर सर्बिया दब गया तो फिर इसकी जान बच जाएगी। तो इसने अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया उसको, हैब्सबर्ग साम्राज्य, कि हम सर्बिया के मुद्दे पर अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। तब तो सर्बिया के गले अब दबने लगे। तो उसने रसिया की तरफ देखा कि बॉस उधर क्या हाल हुआ पड़ा। अब रशिया को लगा कि अब आज अगर हम सर्बिया के साथ खड़े नहीं होते हैं तो बाल्कन क्षेत्र में हमारी विश्वसनीयता सदा के लिए खत्म हो जाएगी। कौन हम पर विश्वास करेगा? लोग कहेंगे कि देखो इसकी बात पर गया और ये पिटता रहा, ये तमाशा देखता रहा। और एक बहुत है कि दोनों कजन ब्रदर रहे थे, जो विलियम कैसर थे जर्मनी के और रूस के जो जार निकोलस द्वितीय थे, दोनों कजन ब्रदर्स रहे थे। दोनों बचपन में साथ सिबलिंग्स के रूप में खेला था एक साथ। एक दूसरे को कहते थे निक्की और बिन्नी। जार निकोलस को बोलते थे निक्की, ये बोलते थे बिन्नी। तो जार निकोलस द्वितीय ने पहले कहा, अपने राजदूत को भेजा, बोला कि जाके बिन्नी से एक बार आप बात करिए डायरेक्ट, कि जो बाजार में खबर तैर रही है कि अनकंडीशनल सपोर्ट जर्मनी दे रहा है हैब्सबर्ग साम्राज्य को, ऑस्ट्रिया को, सर्बिया के मुद्दे पर, क्या यह सही है? जिस समय रूसी राजदूत आया और विलियम कैसर से भेंट की, तो विलियम कैसर का मनोविज्ञान यह था, उस समय तक वो बहुत निश्चित नहीं था कि हम इस पर सपोर्ट दे ही रहे हैं। एक अपना उसने हवा फैला दी थी और अभी तक उसका वास्तविक या ठोस निर्णय नहीं हुआ था। लेकिन जब उधर से खबर आई तो इसको लगा कि यही मौका है, अगर हम हां बोल देंगे तो रूस डर जाएगा, यानी निक्की डर जाएगा, वो पीछे हट जाएगा, सर्बिया अकेला पड़ जाएगा और सरेंडर कर देगा ऑस्ट्रिया के साथ। तो इसने कह दिया हां, हमने अनकंडीशनल सपोर्ट कर दिया। तब उधर रूसी राजदूत उसी समय रो पड़ता है, ब्रस्ट इनटू टीयर्स, और कहता है अब तो अब युद्ध निश्चित है। समझ रहे हो? और वहां से उठ के गया, जाके बोला उसको। तो रूस ने कहा कि अब आर्मी को मोबिलाइज करो, जार निकोलस ने, क्योंकि अब तो वॉर होना है। और रसिया है जर्मनी के ईस्टर्न फ्रंट पर। तो उसने वॉर को जब वॉर जिसने मोबिलाइज करने की बात की, इधर फ्रांस एक तुरुप का पत्ता लेकर बैठा हुआ है और संधि में उसका बंधा हुआ है। लेकिन संधि में यह है कि रक्षात्मक संधि थी कि अगर रशिया पर कोई अटैक करेगा तब फ्रांस को जाना। लेकिन फ्रांस तो सेडान के युद्ध से ही तड़प रहा है प्रतिशोध के लिए। उसने भी अपना पत्ता रशिया के पीछे फेंक दिया कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं रूस को। अब जर्मनी ने कहा कि ईस्टर्न बॉर्डर पर केवल अगर आर्मी सजाओगी, आर्मी को मोबिलाइज करोगे, उससे क्या फायदा? वेस्टर्न बॉर्डर पर भी करो, क्योंकि उसका एक मित्र फ्रांस तो उधर से अटैक करेगा। तो कहा कि वेस्टर्न बॉर्डर पर आप, तो दोनों बॉर्डर पर जर्मनी ने आर्मी को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया।
सारी निगाह ब्रिटेन पर टिकी हुई थी। और ब्रिटेन ने अच्छा खासा कंफ्यूजन पैदा कर दिया। इसलिए किसी आलोचक ने कहा कि बाकी देशों ने कुछ करके प्रथम विश्व युद्ध लाया, तो ब्रिटेन ने कुछ ना करके ला दिया। ब्रिटेन का जो मूवमेंट था वो शांत था और कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। ऐसी गलतफहमी उसने फैलाई कि एक तरफ फ्रांस और रूस को लग रहा था कि ब्रिटेन हमारे साथ आ रहा है, और जर्मनी को लग रहा था ब्रिटेन कभी नहीं जाएगा इनके साथ। और ब्रिटेन केवल एक ही बात बोल रहा था कि अगर बेल्जियम की स्वतंत्रता का कोई हनन किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेल्जियम याद है, उसको उसने न्यूट्रल बनाया हुआ था। 28 जुलाई को जब वॉर शुरू हुआ, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, वॉर शुरू हो गया। दोनों बॉर्डर कसे जर्मनी के, इधर से रशिया ने वो वॉर डिक्लेयर किया, उसने किया। तो अब जर्मनी को फ्रांस पर अटैक करना था। तो अगर तुम जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर देखोगे, मैं दूसरे मैप में दिखाऊंगा, तो गुंजाइश है या तो बेल्जियम के रास्ते तुम जा सकते हो या फिर लग्जमबर्ग के रास्ते जा सकते हो। स्विट्जरलैंड भी है, लेकिन उसको क्रॉस करना तो गौ हत्या के बराबर होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल देश है, उसमें कोई अगर सेना घुसेगी तो स्विट्जरलैंड में आप घुस गए, तो उसका गुंजाइश है नहीं। तो उसको मुख्य रूप से आपको इसी दो क्षेत्र से जाना है। तो वो ब्रिटेन अपना केवल वॉच कर रहा था, और एक बार जर्मनी आया और 28 जुलाई को 3 अगस्त को जर्मन सेना ऐसे बेल्जियम को क्रॉस करके फ्रांस पर हमला किया। जिसमें बेल्जियम में सेना घुसी, ब्रिटेन ने कहा अब हम वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। ब्रिटेन ने बेल्जियम के मुद्दे पर वॉर डिक्लेयर किया 4 अगस्त को, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू किया। बाल्कन समस्या ने कैसे वॉर को जन्म दिया? आर यू क्लियर? दिस इज द पॉइंट। मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं आवश्यक चीजें, तो आपको याद हो जाएगा, उसको आप देखना।